हाय स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के अर्थशास्त्र का सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की। ये चैप्टर नंबर सेकेंड है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि आय क्या है, इनकम क्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। ये आय कई तरह से हो सकता है। जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, तो वो क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। जैसे हम किसी कोचिंग में या किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उससे क्या होती है, हमें आय प्राप्त होती है। क्योंकि हमारी जो सैलरी होती है वो क्या कहलाता है, आय कहलाता है। तो हम लोग फिर से समझेंगे कि इनकम क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले में जो उन्हें पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है कि बिहार की आय, कि बिहार में किस तरह की आय होती है, बिहार में कैसे आय की क्या संरचना है। तो हम लोग जानते हैं बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि से जुड़ी हुई है, तो उनकी आय जो है वो कृषि से पर ही निर्भर करती है। यदि कृषि का फसल पैदावार अच्छा है तो बिहार के लोगों की जो आय है वो ज्यादा होगी, और यदि कृषि की पैदावार कम है तो उसकी आय कम होगी। रैगनर नक्स के अनुसार हम समझें तो रैगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र की धारणा को बतलाया था। बिहार राज्य भी गरीबी के दुष्चक्र का शिकार है, जिस कारण बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी पूरे भारतवर्ष से न्यूनतम है। क्योंकि जब हम लोग एक बार गरीबी में फंस जाते हैं तो निवेश कम होता है, और निवेश कम होने से आय कम होती है, और जब आय कम होती है तो पुनः उपभोग कम होता है। इसको हम लोग निम्न डायग्राम से देख सकते हैं कि जहां उच्चतम प्रति व्यक्ति आय होता है तो क्या होता है कि अधिक बचत होती है, जिससे अधिक विनियोग होता है, और जब अधिक विनियोग होता है तो ऊंची पूंजी दर होती है, और ये जो पूरा साइकिल है ये चलने लगता है। और वही निम्न प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है जिस राज्य का, तो निम्न बचत होती है, निम्न विनियोग होता है, निम्न पूंजी निर्माण दर होता है, जिससे पुनः ये साइकिल जो है कि चलता रहता है और आय धीरे धीरे कम होता जाता है या फिर वहीं रुक जाता है। तो बिहार में बाकी राज्यों से भी गरीब है। इसका ये भी कारण है कि यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है वो तो कम है ही, इसके साथ साथ आय जो है वो जनरेट नहीं हो पाता, निवेश नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी रोजगार कम होते हैं और बिहार की आय दबी रह जाती है और कम रहती है। यह कम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक हम ऐसे भी जान सकते हैं कि 2008-9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 25,449 रुपए थे। तो उसी समय बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय थी उनसे कम थी। सन 2005-6 में 6,610 रुपए है। बिहार के कुल 38 जिला में पटना जिला जो है उसका सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, जबकि शिवहर जिले का जो है सबसे कम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यही है कि निर्देशालय की इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2008-9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 25,494 रुपए है, जबकि बिहार सरकार का जो प्रति व्यक्ति आय सन 2005-6 में माफ कीजिएगा, बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 2005-6 में 6,610 रुपए थी। तो बिहार के कुल 38 जिला में पटना का जो है सबसे सर्वाधिक है, और जबकि शिवहर जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे न्यूनतम है। बढ़ते हम लोग आगे की ओर। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब है किसी देश में एक वर्ग में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। जितना एक साल के अंदर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ उस समय का जो मौद्रिक मूल्य है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जो पूरे देश में
एक वर्ष की अवधि में जो आय उत्पन्न की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय, यानी नेशनल इनकम। यदि हम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से देखें तो उनके अनुसार क्या है कि किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। द लेबर एंड कैपिटल ऑफ कंट्री acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, materials and immaterials, including services of all kinds is called national income। तो ये अल्फ्रेड मार्शल जी के द्वारा दिया गया परिभाषा है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोफेसर पिगू के हिसाब से देखते हैं। तो देखते हैं कि प्रोफेसर पिगू ने राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। हम लोग इस बात को समझते हैं कि पिगू साहब ने क्या कहा कि यदि कोई, मान लीजिए हम भारत देश के हैं और यदि भारत देश का कोई आदमी विदेशों में जाके काम करता है तो जो उनको सैलरी मिलती है, जो भारत के लोग या भारत के जो बिजनेसमैन है जो दूसरे देश में अपनी संपत्ति को लगाते हैं, जो उससे भी आय प्राप्त होती है उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। यानी विदेशों से जो प्राप्त हमारी आय होती है उसको भी हम लोग राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। बढ़ते हम लोग देखते हैं कि यदि देश की कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाए और उससे जो प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है। तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है y बराबर c प्लस आई। y क्या है, राष्ट्रीय आय। c क्या है, उपभोग भी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और i क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग अपने राष्ट्रीय आय को कैसे माप सकते हैं कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को यदि जोड़ दें तो जो कुल प्राप्त होगा वो क्या होगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इसीलिए किसी देश का जो विकास है वो दो चीजों पे निर्भर करता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। है राष्ट्रीय आय की धारणा को हम निम्नलिखित आयामों में स्पष्ट कर सकते हैं। इनके 3 आयाम है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। बढ़ते हम लोग है सकल घरेलू उत्पाद क्या है, हम लोग देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि प्राय 1 वर्ष यानी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से जो 21 मार्च तक होता है में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी हमारे देश की सीमा के अंदर जितने भी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन किया जाए उस सबका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये थे आज के क्लास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।